हटाओ। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पे रखा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जिन दवाइयों की सेल्फ जांच में फेल हुई, उन दवाइयों कंपनियों के नाम आप मुझे इस महान सदन में बताएं और उनके साथ की FIR हुई है या नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो नकली दवाइयों के कारण जिन लोगों की जांच हुई है, जान चली गई, विशेष रूप से जो ग्रामीण दूर दराज से क्षेत्र में जो सरकार जिन प्रभावी निर्दोष लोगों की जिस प्रकार उनको कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी, अनुमति हो तो मैं थोड़ा विस्तार से इस सवाल का विस्तार जवाब मत करो, आप तो शॉर्ट में बता दो। अध्यक्ष जी, जहां तक ड्रग्स की बात है, NSQ, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड या मिसब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी और एफिकेसी को चेक करना, सेफ्टी को मेंटेन करना, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO की जिम्मेदारी है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके तहत मार्केट सर्वेलेंस की हमारी एक एक्टिविटी है, जिसके तहत हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, उनकी टेस्टिंग करवाते हैं और अगर वो NSQ, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या स्पूरियस पाए जाते हैं तो हम एक मंथली बुलेटिन अपना चलाते हैं, ड्रग अलर्ट, जो कि cdsco.gov.in हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी कि कौन सी ड्रग्स हैं स्पूरियस या कौन सी कंपनीज हैं, क्या एक्शन हुआ, आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वेबसाइट में आप हम हर महीने ये जानकारी अपने वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट की हेडिंग में डालते हैं, किसके खिलाफ एक्शन हुआ, किस कंपनी के खिलाफ हुआ, कौन सी ड्रग अप्रोप्रिएट नहीं पाई गई, ये हम निरंतर जानकारी अपलोड करते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजंस के अनुरूप जो भी उचित एक्शन होता है, उचित फोरम के माध्यम से वो एक्शन लिया जाता है, चाहे किसी को शो कॉज नोटिस देना हो, चाहे किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो, चाहे स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देना हो, चाहे स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर देना हो, सब कुछ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। हमारे नाम बताओ, क्या जवाब स्पीकर साहब को दिया जाता है। तो सर, ये जानकारी अगर उनको किसी कंपनी के बारे में या ड्रग के बारे में चाहिए तो मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो हमारे वेबसाइट पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो। आप बोलो तो सही। सर, मेरे पास पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है सर। इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज है। अब अगर मैं पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ना शुरू करूंगी तो सदन का वक्त यहाँ जाया होगा। आप इनको भिजवा देना। मैं आपको भिजवा दूंगी सारी लिस्ट। आपको कितने साल का ब्यौरा चाहिए? हर महीने का ब्यौरा भिजवाऊंगी, हर राज्य का ब्यौरा भिजवाती हूँ। जिन कंपनीज के खिलाफ एक्शन हुआ है, हर कंपनी का, हर ड्रग का डिटेल मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी। शशि थरूर जी। Thank you very much, Honourable Speaker. I'm afraid, sir, this is a genuine problem. It has even affected our country's reputation abroad because spurious drugs have been sold. There were also reports that the army is receiving goods of substandard quality from many of our pharmaceutical manufacturers. So the real issue is a lack of credible central standards to actually inspect these firms. My own state of Kerala, sir, 90% of the drugs sold in my state are from other states. But we have no common central standard to evaluate the quality of the drugs that are coming. If there is a case, sir, you won't believe it, under the Act of 1940, you have to get the details about the constitution of the manufacturing and marketing companies in order to file a formal complaint in court. There is no central database, no central pool for obtaining these documents. We have to send letters to the drugs controller of the states or the union territory in which the manufacturer is located. Then if there are no answers, an investigative officer has to be sent to Uttarakhand or Himachal or somewhere else to physically pick up the documents. 90% of the time we don't get the documents, sir. The problem is, what can the central government do
about ensuring central standards, creating a common database to which state governments can have access, and thereby creating Manya a Mantri ji. central regulatory environment that protects the country's reputation from spurious drugs. Thank you very much. सबसे पहले तो बात कंट्री की रेगुलेटरी सिस्टम की रेप्यूटेशन के बारे में है। मैं इसके बारे में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगी सर। आज हमारे कंट्री का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है, जो नेशनल रेगुलेटर है सर, हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो है वो आज दुनिया के 13 देशों में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा सर WHO ने अभी NRA री-बेंचमार्किंग की थी, जिसमें जो इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO है, उसके मैच्योरिटी लेवल 3 विद हाईएस्ट मार्क्स इसको रिटेन किया है। सर आज इंडिया अफिलिएट मेंबर है इंडियन मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का, विच इज ए कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स। अभी रिसेंटली सर हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज 19 कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में हमने होस्ट किया है। ये हमारी इमेज है, ये हमारी रेप्यूटेशन है। जहां तक हमारे ड्रग सेफ्टी और ड्रग सेफ्टी या ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात है सर, हम पहले तो हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस करते हैं सर, जो जॉइंट इंस्पेक्शन होते हैं, जिसमें CDSCO के ऑफिसर्स भी होते हैं, जोनल सब जोनल ऑफिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी ऑफिसेस के अफसर भी होते हैं, और इन जॉइंट इंस्पेक्शंस की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, गाइडलाइंस रहती हैं, जिसमें इंस्पेक्शन की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या टेस्टिंग लेबोरेटरीज इनके इंस्पेक्शंस हम करते हैं, ताकि हम देखें कि वहां पे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेटली हमने सर अपने शेड्यूल M को भी रिवाइज किया है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और स्टेप्स हमने है, ताकि हम ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर सके, और जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आए हैं 850 करोड़ की सर। इस स्कीम के अंतर्गत हमारी जितनी भी स्टेट्स के अंदर भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, हम नए टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित कर रहे हैं, पुराने एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो हमारे ड्रग रेगुलेटर्स ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 753 करोड़ हम रिलीज कर चुके हैं। नई हमने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की है इंदौर में, भुवनेश्वर में। तो हम सारे काम कर रहे हैं, हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन भी बढ़ रही है, ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी के लिए हम कदम उठा रहे हैं, और ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी लगातार हम कदम उठा रहे हैं। श्री सौमित्र खान। सर, मेरे को जो जानने की इच्छा है, पश्चिम बंगाल में आप जो नेशनल हेल्थ मिशन का अंडर में आपका नेशनल केंद्रीय आरोग्य मंदिर बनाया, तो कितने हमारा पश्चिम बंगाल में कितने सारे आपका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया केंद्र सरकार का सहयोगिता में, और हमारा एक म्यूनिसिपलिटी एरिया शनामुखी, वहां पे अस्पताल बन सकता है क्या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न हमारा ड्रग रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, CDSCO से जुड़ा हुआ है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा वो NHM से रिलेटेड है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अलग से NHM के तहत प्रश्न उठा सकते हैं, और बाकी सदन की जानकारी के लिए, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना कहना चाहती हूं कि NHM के तहत जो भी प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं वो स्टेट PIPs के जरिए प्राप्त होते हैं। तो माननीय सदस्य के क्षेत्र में उनके राज्य का कोई सुझाव है, स्टेट PIPs के जरिए वो हमारे NHM को भिजवाएं यहाँ पे सेंटर में, तो हम उसे अप्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 305, डॉक्टर D. पुंडेश्वरी। Sir, question number 305, sir. माननीय मंत्री जी। From the table of the House. Honorable member. Sir, in the reply given, it has been mentioned that the incidences of TB has come down by 17.7% since 2015, sir. This is a remarkable achievement for sure, and I would like to congratulate the Honorable the Union Health Minister Nadda ji and Anupriya Patel ji in actually achieving this success. Having said that, sir, despite this progress, there are certain high-risk populations, such as the urban slum dwellers, the tribal population,
and also people who are exposed to hazardous occupations like people engaged in mines and also the construction workers, sir. And they face the disproportionate TB burden in our country. Sir, the minister in his reply earlier had mentioned that they have engaged mobile health vans and also handheld screening machines to actually reach out to the people. But sir, we need to understand that the tribal population live in very difficult terrains and are far-flung. So my question would be as to how successfully have these mobile vans and the handheld TB screening machines reached the tribal areas, sir? And what are the measures taken to bring in awareness, to improve awareness in the tribal people, because they go by traditions and they do not believe in the modern technologies and interventions. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में बहुत विस्तार से 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन के बारे में बताया था. Under this campaign, our special focus was on the vulnerable groups. Vulnerable groups include many kind of people, the PLHIVs, the alcoholics, the smokers, the people living in old age homes, asylums, orphanages, and even tribal communities. So we specially deployed the Nikshay Vahans, these mobile medical vans which were equipped with the screening and diagnostic machinery and equipments which could reach out to the most remotest areas, the vulnerable population, the tribal groups, and we screened them, and we have been able to screen a large number of people. I just quoted the figure. My senior minister said 11 crore people have been screened under this 100 days effort. So no stone has been left unturned to reach out to our tribal population, and our frontline health workers are working at the grassroots level to increase awareness, sir. We are also involving the community because we understand alone government cannot make this happen. So community involvement is also been given a lot of emphasis, and now community engagement, it has become a Jan Andolan. So awareness is not really an जल्दी issue. जल्दी किया करें, बहुत लंबा लंबा करते हैं. माननीय सदस्य, Made great strides in TB control. Multi-drug resistant TB is still a challenge for us in our country, sir. So my question to the Honorable Minister would be, what are the strategies that the government is implementing to ensure better treatment adherence? Because largely, sir, these people who are undergoing treatment tend to discontinue it because of the long periods and also because of logistic problems that they face. So what are the measures that the ministry is undertaking to ensure that there is better treatment adherence? And also, sir, would this include digital treatment monitoring and community-based interventions as well, sir? Sir, MDR TB patients के लिए we have introduced, we earlier had a treatment regimen which was for a longer duration, 9 to 11 months, but recently we have come up with an even more short duration regimen which is only for 6 months. So it is shorter, it is safer, it is efficacious. It is called BPAM. My Honorable Senior Minister has already explained, sir. And we are maintaining good amount of drug stocks, and we are also tracking and monitoring so that drugs in sufficient quantity are always available. We have also enhanced the number of the MDR TB treatment centers in the country from 126 to 826. श्री गुरजीत सिंह ओजला. थैंक यू स्पीकर साहब. मेरा आपके जरिए मंत्री जी से सवाल है कि बॉर्डर एरिया में अमृतसर में जो हॉस्पिटल है टीबी का 1937 का बना हुआ है, देश की आजादी से पहले का, 100 का प्रावधान है बेड का वहां, लेकिन सर हालत बहुत पतली है, गरीब लोग ज्यादा वहां आते हैं. मेरा सवाल यही है कि टीबी की दिक्कत बॉर्डर एरिया के क्योंकि डेवलपमेंट कम है, सर सरकार कोई प्रावधान कर रही है कि ऐसे हॉस्पिटल जो बॉर्डर एरिया में है, जो देश की आजादी से पहले नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हॉस्पिटल है सर उसके लिए सरकार को ध्यान देगी, उसके प्रोफेसर भी कम है, फैकल्टी भी कम है सर. थैंक यू. मंत्री जी हाँ. एक स्पेसिफिक अस्पताल के बारे में आपने पूछा है. मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वो मुझे लिख कर दे, मैं इसके बारे में जानकारी कर लेती हूं, और इसमें जो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है वो हम कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 306, डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा कालगे.
बहुत ज्यादा काम। माननीय मंत्री जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 306 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table of the House. ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं किलकारी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लातूर में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में किलकारी कार्यक्रम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, उसकी संख्या कितनी है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, मैं किलकारी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। किलकारी कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत हमने 2016 में की। एक मिनट, मोबाइल, एक मिनट। प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, सवाल मंत्री जी से पूछा था, स्पीकर से नहीं पूछा था। चलो। अध्यक्ष महोदय, प्लीज लिसन टू मी, हियर मी आउट, आई एम टेलिंग यू। किलकारी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है, जिसमें हम जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली 72 ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं टू एनहांस देयर अवेयरनेस एंड द अवेयरनेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स about good care during pregnancy and also healthy practices for the newborn. These messages are specially tailored as per the gestational period and they start around the second trimester of pregnancy, which is extremely critical period. सर, इस किलकारी प्रोग्राम के अंतर्गत अभी जो 27 राज्यों में चलाया जा रहा है, 13 लैंग्वेजेस में चलाया जा रहा है। हमने बहुत सारे सक्सेसफुल कॉल्स किए हैं और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि गर्भवती महिलाओं ने, उनके परिवार ने ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी या एडवाइस हम उनको देते हैं उसका पालन किया है और इससे हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में असर पड़ा है। हमारे IMR और MMR के इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण, एक कंट्रीब्यूशन किलकारी प्रोग्राम का भी है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिकली अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा है कि कितनी महिलाओं को कॉल्स गए हैं। मेरे पास अभी वो रेडी डेटा इनके संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें भिजवा दूंगी। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। मैडम, मैं और पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे रहना, मौजूद रहना जरूरी है। हमारे चुनाव क्षेत्र में जहां पर पिछले 10 साल से सिविल हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की कमी है, MPWs की कमी है और ANM की कमी है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सरकारी उस एरिया में अच्छी तरह से चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए आदेशित करेगी? थैंक यू। अध्यक्ष जी, यदि स्पेसिफिकली किलकारी के संदर्भ में सांसद जी कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि किलकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, IVR ऑडियो मैसेजेस हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेजेस हैं और एक्चुअली में इन मैसेजेस के कारण जो आशा का काम है वो काफी कम हुआ है, क्योंकि अब फिजिकली उनको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, फोन के माध्यम से ही जानकारी चली जाती है। बाकी आपने अपने क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल या PHC या आशा के बारे में जो विषय उठाए मल्टीपर्पज वर्कर को लेकर, ये सारे विषय राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार NHM में स्टेट PIPs के माध्यम से प्रपोजल भेजते हैं, हम उसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो आपके राज्य में कोई भी कमी है, आप स्टेट के PIP में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान में प्रस्ताव भिजवाइए, सेंटर को इसमें कोई समस्या नहीं है। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किलकारी योजना 15 जनवरी 2016 को डिजिटल इंडिया की पहल में एक भाग के रूप में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह योजना महिलाओं को उनके गर्भावस्था, प्रसव और शिशु के जन्म के बाद तक के समय में उचित जानकारी और सहायता प्रदान करती है।
ये अच्छी बात है जिसका मैं स्वागत भी करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा नगर हवेली संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है, और महोदय जब से यह योजना शुरू हुई उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत कमी आई। साथ में मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने में कितनी मदद मिली। सिर्फ दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव में टोटल हमने 59,414 सक्सेसफुल कॉल्स अचीव किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और डिस्ट्रिक्ट दादरा नागर हवेली में 35,097 सक्सेसफुल कॉल्स हमने अचीव किए हैं। और स्पेसिफिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कमी आई है वो स्पेसिफिक डेटा नहीं है सर, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर आज मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में भारी कमी आई है सर। हमारा जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो आज ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज्यादा है। हमारा MMR 83% से डिक्लाइन किया है, ग्लोबली रेट ऑफ डिक्लाइन 42% है। IMR हमारा 59% से डिक्लाइन कर रहा है, ग्लोबली ये 69% के करीब है। तो हमारे जो नेशनल फिगर्स है वो काफी तेजी से इसमें गिरावट आई है। स्पेसिफिकली आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या इसमें गिरावट आई है ये जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगी। श्रीमती मीसा भारती। सर माइक चालू। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने बिहार प्रदेश के तरफ से एक प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे पटना एम्स को अपना डायरेक्टर कब मिलेगा। मंत्री जी कृपया करके बताने का कष्ट करें। सर ये किलकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का आप प्रश्न लगाइए उस पर आपको उत्तर जरूर मिलेगा। एम्स में डायरेक्टर थे, एक कारण से उनको वहां से हटाया गया है। बहुत जल्द नया डायरेक्टर लगा दिया जाएगा। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी संरक्षण के लिए। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से ये है कि अभी आशा बहनों का जिक्र हुआ, उनके कार्य को हम लोग समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा? वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा उनका? बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी कि आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं? धन्यवाद। सर आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी। तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 हेमा मालिनी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब। पहले प्रश्न संख्या बोल दें आप। 307 माननीय मंत्री जी। यस, विवरण सदन के पटल पर रख। माननीय सदस्य प्लीज। मेरे प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगा, 12 बज गई, आप शोध पूछ लें। बोलो। 12 बज गई, आप समाप्त करें। जल्दी जल्दी बोल दिया महोदय। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या
फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, बट 63 करोड़ पीपल आर बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, which is the world's largest health coverage program, which we have to understand. प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मान्य सदस्य मोहबा मित्रा जी पीछे सीट लेके मत खड़ा हुआ करो। इस लंबे सवाल से पीछे सीट लेके खड़े होंगे क्या? मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवा। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House pertaining to the Ministry of Law and Justice, as mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 3, माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Madam Chairperson, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in today's list of business. आइटम नंबर 5, माननीय सुश्री शोभा कारंदाजले जी। आपकी अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Deputy Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name of serial number 6 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 7, माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Honorable Chairperson, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 7 in today's list of business. आइटम नंबर 8, माननीय श्री अजय टमटा जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, माननीय श्री संजय सेठ जी। Honorable Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each of the papers mentioned against my name at serial number 9 today's list of business. आइटम नंबर 10, माननीय श्री तोखन साहू जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11, माननीय श्री मुरली मोहोल जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12, माननीय श्री जगदम्बा पाल जी। Ma'am, I rise to present the following reports. Hindi and English version of the Committee on Public Accounts 2024-25. 15th report on action taken by the government on the observation recommendations of the Public